आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में हम लोगों को चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास चैप्टर 6 है। उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के आसपास घूमता है। तो समझते हैं क्या होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। देखिए, पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ से पहले क्वांटिटीज़ समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी किसी का एरिया हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। अगर हम एक क्वांटिटी उदाहरण के रूप में एरिया मानकर चलें, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इंस्टेंस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी है वो एरिया है, ठीक है। अब देखिए, हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब हमारा जो क्वांटिटी है वो किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या है उसका, ठीक है। तो अगर हमारा क्वांटिटी बढ़ और घट रहा है, इसका मतलब हमारा एरिया भी बढ़ और घट रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है अभी फ़िलहाल के लिए, अपने क्वांटिटी को एरिया मान रखा है, ठीक है। अगर एक सर्कल से आप इसको समझने की कोशिश करें, एक सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर एक सर्कल का मान लीजिए रेडियस r है, तो हम बोलेंगे कि इसका एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर बात समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्वांटिटी में किस रेट से बदलाव आता है। तो क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एरिया हो सकता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने अभी के लिए क्वांटिटी को अपने एरिया मानकर चला है, ठीक है। अब इस एरिया को हम लोगों ने जोड़ लिया अपने अभी एक सर्कल से, जिसका रेडियस r है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर क्वांटिटी में बदलाव आ रहा है तो एरिया में भी बदलाव आ रहा है। तो इस सर्कल का एरिया किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? तो आप देखिए, यहाँ पे एक पाई है और एक आर स्क्वायर है। पाई तो हमारा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हमारा जो एरिया है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर के। अगर हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया हमारा बढ़ेगा, रेडियस घटाएंगे तो एरिया हमारा घटेगा। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा रेडियस होगा सर्कल भी उतना बड़ा, जितना छोटा रेडियस होगा सर्कल भी उतना छोटा, ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी थी जिसको अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने एरिया माना है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरीके से अनेक तरीके के क्वांटिटी हो सकते हैं, उसी तरीके से अनेक तरीके के फैक्टर हो सकते हैं जो कि हमारे क्वांटिटी को बढ़ाते और घटाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ से कंक्लूज़न निकालें कि हमारा जो एरिया था वो बढ़ और घट रहा है रेडियस की वजह से। फिर से देखिए, हमारा जो एरिया था वो बढ़ और घट रहा है रेडियस की वजह से, मतलब dA अपॉन dr, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r, इस तरीके से पढ़ा जाता है। प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 5 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो देखिए, हमारा एरिया डिपेंड कर रहा है आर पे, एरिया डिपेंड कर रहा है आर पे। अब यहाँ पे एरिया हमारा क्वांटिटी था, अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता तो डीपी हो जाता, अगर मान लीजिए वॉल्यूम होता तो डीवी हो जाता, अगर मान लीजिए लॉस होता तो डीएल हो जाता। मतलब जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर आती है। अगर एक जनरल बात करें, ये तो एक एग्जांपल वाली बात हो गई। अगर एक जनरल बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि डी क्यू बाई डी पी, इसका मतलब जो भी क्वांटिटी होगी वो ऊपर होगी और वो क्वांटिटी जिसके वजह से चेंज होगा वो नीचे होगा। जैसे कि देखिए, जो भी क्वांटिटी थी वो ऊपर है और क्वांटिटी किसके वजह से चेंज हो रही है? रेडियस की वजह से। तो रेडियस कहाँ आ गया? नीचे। अब ये क्वांटिटी जिसके वजह से चेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। इसीलिए मैंने यहाँ एक जनरल फॉर्म में लिखा है, क्वांटिटी ऊपर और पैरामीटर नीचे। क्वांटिटी चेंज हो रही है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी चेंज हो रही है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। इसी बात को पकड़ के हम लोगों को पूरे एक्सरसाइज पे अपने काम करना है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा जो क्वांटिटी होता है वो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। या मान लीजिए क्वांटिटी कोई भी चीज़ होगा, एरिया हो गया। अब एरिया बढ़ और घट जिस फैक्टर की वजह से होता है उस फैक्टर को पैरामीटर बोलते हैं। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, क्वांटिटी ऊपर लिखते हैं, पैरामीटर नीचे लिखते हैं। यहाँ एरिया रेडियस की वजह से घट और बढ़ रहा था तो लिखे डी ए बाई डी आर। इसको जनरल फॉर्म में किस तरीके से हमने आपको बताया लिख के, डी क्यू बाई डी पी, क्वान्टिटी ऊपर और पैरामीटर
नीचे। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक और सीखने वाली बात इसमें होती है, जो अच्छे अच्छे बड़े क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में हम लोगों को आएगा, कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये सर्कल हो गया ना, ठीक है, इसी का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, ये आर है। अब अगर रेडियस बढ़ेगा और घटेगा तो एरिया भी बढ़ेगा और घटेगा। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो एरिया होता है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। इस तरीके से होता है, रेडियस बढ़ेगा एरिया भी बढ़ा, रेडियस घटा और एरिया भी घटा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको इनडायरेक्ट फैक्टर्स पे ना बात करके इस तरीके से बात कर रहा है कि हमारा रेडियस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कि अभी रेडियस इतना है, कुछ सेकंड बाद रेडियस इतना बढ़ जाएगा और समय बाद रेडियस और बढ़ जाएगा। तो बात समझिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से dq/dp, ठीक है, और अपने एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था dA/dr, क्वांटिटी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और हमारी क्वांटिटी एरिया थी और पैरामीटर उस समय रेडियस था, तो क्वांटिटी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मान के चले थे। लेकिन यहाँ अब बात हो गया कि हमारा एरिया में चेंज हो रहा था रेडियस की वजह से, लेकिन अब बात कर रहा है कि रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम की वजह से। बात समझिए, यानी कि ये बात कर रहा है dr/dt की। अब सोचिए ज़रा कि अगर कुछ समय बाद रेडियस बढ़ रहा है, तो कुछ समय बाद जब रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, कुछ समय बाद अगर रेडियस घटेगा तो एरिया भी घटेगा। इसका मतलब ये जो टाइम है ये रेडियस को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इम्पैक्ट डाल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे चल के एरिया को भी बढ़ा और घटा रहा है, क्योंकि अगर टाइम के साथ रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ा तो एरिया भी बढ़ा। इसका मतलब अगर हम बात करें, बात समझिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि सर एरिया कहीं ना कहीं टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये सीधी बात नहीं हुई। ये इसके लिए हम लोग चेन रूल लगाते हैं। क्या चेन रूल लगाते हैं? जो हम लोगों को दिया हुआ है, सिंपल सा क्या दिया हुआ है कि हमारा रेडियस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा एरिया है वो हमारे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और देखिए मल्टीप्लाई कराने के बाद रेडियस dr कट जाएगा और आएगा क्या, dA/dt, मतलब जो LHS में है वही RHS में आएगा। तो बात जब इनडायरेक्ट वाली होती है, तो हम लोग चेन रूल लगाते हैं, जब इनडायरेक्ट वाली बात नहीं होती तो सीधे सीधे। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे इस आपको समझाने के लिए लिया है। एक में तो डायरेक्ट काम हो जाएगा हम लोगों का, और एक में हम लोगों को लगाना होगा चेन रूल। तो याद रखेंगे जब हमारा क्वांटिटी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे बदल रहा होगा तो डायरेक्ट बात करेंगे। जब हमारा क्वांटिटी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे नहीं बदल रहा होगा तो हम लोग लगाएंगे चेन रूल। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है, अब मान लीजिए एक सर्कल है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, और इसका रेडियस दिया हुआ है हमको r। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में बदलाव। तो एरिया में बदलाव किसके वजह से हो रहा है, रेडियस की वजह से। तो एरिया हो गया क्वांटिटी हो गया ऊपर, रेडियस हो गया पैरामीटर, तो रेडियस हो गया नीचे, और चेंज हो रहा है तो चेंज वाली बात के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं बच्चों, डी है। इस तरीके से होता है लिखने का तरीका। क्वेश्चन को डिकोड इस तरीके से करते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो चेंज ऑफ एरिया, देखिए चेंज ऑफ क्वांटिटी ऊपर तो एरिया भी ऊपर। अब एरिया किसकी वजह से घट और बढ़ रहा है, तो रेडियस की वजह से। सीधे सीधे वाली बात है, कोई चेन रूल वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो लिख लिए dA/dr। और ये क्या दिया है, हम लोगों को पूछ रहा है कि ये किस रेट से चेंज होगा जब रेडियस 5 होगा। मतलब हम लोगों से कुछ इस तरीके की बात कर रहा है, जब रेडियस 5 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, ये बात हम लोगों से कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों को तो पता ही है कि इसका जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr²। अब हमको dA/dr निकालना है, इसका मतलब r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ हम लोग कर देंगे, dr इधर भी कर देंगे और dr इधर भी कर देंगे। अब यहाँ से जो dA/dr आएगा, पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और r के रिस्पेक्ट में r² का हो जाएगा 2r। इसका मतलब dA/dr की वैल्यू आ गई 2πr।
थोड़ा सा इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। dA/dr की वैल्यू क्या आ गई 2πr। कोई अब दिक्कत वाली बात, देखिए इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब r बराबर 5 पे पूछ रहा है तो इस तरीके से लिख लीजिए dA/dr एट r इज इक्वल टू 5। मतलब अब इस इक्वेशन में जहाँ भी r होगा वहाँ आप क्या रख देंगे 5। तो ये हो गया 2π और r की वैल्यू हो गई 5। तो 5 2 जा 10, आंसर आ जाएगा 10π। अब आइए एक चेन रूल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इससे चीज़ें और आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखिए ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और कई बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। क्या बोल रहा है, अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है तो वो स्फेरिकल टाइप में है, ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब उसको फुलाया जाता है, जब उसके अंदर हवा भरी जाती है। अब बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, देखते ही हम लोग बलून इस तरीके का होता है, अगर हवा भर रहे हैं तो कुछ और बड़ा हो गया, और भर रहे हैं तो और बड़ा हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि हवा भरने के बाद भी वो रिमेन्स मतलब बना रहता है, किस तरीके का, स्फेरिकल ही बना रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछ रहा है फाइंड द रेट। तो देखिए एक एक करके डेटा को लिखते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। अब अगर बैलून स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम स्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लासेस में। इसका मतलब जो हमारा बलून है वो स्फेरिकल शेप में है और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा 4/3πr³। अब एक डेटा क्या दिया कि जब उसको इन्फ्लेट किया जाता है बाय पंपिंग, पंप के थ्रू जब उसको फुलाया जाता है, बढ़ाया जाता है उसके आकार को, तो वो किस रेट से किया जा रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, जब उसको फुलाया जा रहा है, देखिए फुलाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम पर सेकेंड। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमको जो डेटा दिया है वो दिया है dV/dt, कितना दिया है 900, ये ठीक है। अपने क्वेश्चन से हम लोगों ने दो बात यहाँ निकाली कि बैलून रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, बढ़ाने पे वो स्फेरिकल बना रहता है। अब बलून अगर स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। पहली बात से ये चीज़ निकाली। दूसरी बात क्या निकाली कि वो इन्फ्लेट हो रहा है, वो बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंज। अब वॉल्यूम चेंज मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऊपर, तो v लिख दिए ऊपर, ठीक है। और देखिए 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो टाइम पैरामीटर तो t लिख दिया नीचे, और ये कितना दिया 900। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द रेट, अब पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून। अब रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस को ऊपर लिखिए, इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे आप हवा भरते रहेंगे वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ता रहेगा। मतलब आप जब हवा भर रहे हैं उसमें पंपिंग के थ्रू तो कुछ समय ले रहे होंगे, मतलब रेडियस बढ़ रहा है समय से। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है dr/dt। और ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये कब पूछ रहा है, जब r बराबर 15, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों से पूछ रहा है। तो बलून का स्फेरिकल नेचर, तो वॉल्यूम इतना हो गया, बलून इस तरीके से फुल रहा है, बढ़ रहा है, तो dV/dt ये हो गया। और पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। तो रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, अब जब चेंज की बात आती है तो d/dt ये बात हो गई। अब देखिए अगर हम, आपको याद होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, समय से बढ़ रहा है रेडियस, समय से बढ़ रहा होगा रेडियस, और रेडियस बढ़ रहा होगा तो बढ़ रहा होगा वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ बात डायरेक्ट नहीं हो रही, इनडायरेक्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पे चेन रूल वाली बात हो रही है। बात समझिए, डायरेक्ट समय से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, समय से हवा भरी जा रही है, और हवा भरते भरते क्या बढ़ रहा होगा, पहले रेडियस बढ़ रहा होगा और फिर क्या बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। इसका मतलब अगर हम dV/dt लिखने की कोशिश करें, पहला वाला याद रखिएगा dA/dt, तो चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग देखिए आपका v असल में डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका v डिपेंड कर रहा है r पे, तो आप लिखिए dV/dr, ठीक है। और फिर इसको पकड़िए r को, कि आपका r किस पे डिपेंड कर रहा है, तो r डिपेंड कर रहा है समय पे, देखिए r डिपेंड कर रहा है समय पे,
यही तरीका होता है लिखने का। पिछले वाले एग्जाम्पल से देख लीजिए, हम लोगों ने बोला था समय के साथ रेडियस बढ़ रहा और रेडियस बढ़ने के साथ बढ़ रहा है एरिया, मतलब समय के साथ रेडियस बढ़ रहा और रेडियस बढ़ने के साथ बढ़ रहा है एरिया। तो अगर हमको यहाँ पे ए से टी में जाना है डी ए बाई डी टी, तो ये डायरेक्ट ना होके क्या हो गया, इनडायरेक्ट हम लोग लगाए चेन रूल। देखिए डी ए बाई डी टी, और कैसे लगाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले ऊपर वाले को तोड़िए। कि हमारा एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा एरिया डिपेंड कर रहा है आर पे, तो लिख लिए डी ए बाई डी आर। फिर हमारा ये आर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आर डिपेंड कर रहा है टी पे, तो लिख लिए डी आर बाई डी टी। और हमेशा आप देखेंगे काटने के बाद आपका एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर होगा, डी आर कट जाएगा, आएगा डी ए बाई डी टी, और इधर भी डी ए बाई डी टी। उसी तरीके से देख लीजिए, जब हमको लिखना था वॉल्यूम से टी डी वी बाई डी टी, मतलब ये डायरेक्ट ना होगा इनडायरेक्ट, मतलब हमको क्या लगाना होगा, चेन रूल लगाना होगा। तो जब हम डी वी बाई डी टी लिखे तो पहले ऊपर वाले को डिकोड कर लीजिए अपने, कि हमारा डी वी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वी डिपेंड कर रहा है आर पे, सीधे से, तो डी वी बाई डी आर। अब नीचे वाले को पकड़ लीजिए, तो हमारा आर किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो डी आर बाई डी टी। और यहाँ भी अगर आप सॉल्व करेंगे डी आर तो कटेगा, तो देखिए आएगा डी वी बाई डी टी, आर एच एस में और एल एच एस में भी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो सही चेन रूल लगाने पे हमेशा एल एच एस किसके बराबर आता है, आर एच एस पे। अब देखिए कुछ वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये हम लोगों को निकालना है डी वी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, जो कि हमारे अभी लिखे हुए फॉर्मूले में देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, डी आर बाई डी टी हमको निकालना है। अच्छा, अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो पक्की बात है कि 2 के हमको वैल्यू पता होने चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या डेटा में 2 के वैल्यू पता है। तो देखिए डी वी बाई डी टी, मतलब डी वी बाई डी टी 900, ये वैल्यू तो पता है। डी वी बाई डी आर कहीं पता नहीं है, यानी कि अगर कहीं से हम लोग डी वी बाई डी आर निकाल लें तो यहाँ पुट कर देंगे डी वी बाई डी आर की वैल्यू, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, इन दोनों की मदद से हम लोग डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पे काम करते हैं डी वाई बाई डी आर पे। आइए देखिए इधर v वैल्यू दी हुई है, डी वी बाई डी आर हमको निकालना है, तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो मतलब कि डी आर, r के रिस्पेक्ट में इधर अगर डिफ्रेंशिएट किए तो r के रिस्पेक्ट में इधर भी क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जितने कांस्टेंट होंगे बाहर हो जाएंगे, 4/3 पाई बाहर, तो d बाई डी आर आर क्यूब, और इधर अपना चल रहा है डी वी बाई डी आर। फिर से देख लीजिए डी वी बाई डी आर 4/3 पाई, और आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। ठीक है, ये जो पावर होता है बगल में आ जाता है और ऊपर एक कम हो जाता है। देखिए 3 से 3 कट गया, तो डी वी बाई डी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4πr²। अब देखिए हमारे पास डी वी बाई डी आर है, और हमको क्या गिवन दिया था, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी कितना दिया था, 900। इन दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग अपने इक्वेशन में रख देंगे, डी वी बाई डी टी यहाँ पर रख देंगे और डी वी बाई डी आर यहाँ पर रख देंगे, तो निकालना था जो डी आर बाई डी टी वो आ जाएगा। एक एक करके अगर आप लोग देखेंगे तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू रख दी है यहाँ पे 900, डी वी बाई डी आर अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, देखिए 4πr², और डी आर बाई डी टी हमको निकालना है। तो जो निकालना है उसको सब्जेक्ट बनाइए, मतलब उसको अकेला करिए, तो उसके साथ वाले वैल्यू को दूसरे साइड भेजिए, मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे था 900, और नीचे आ गया डिवाइड में 4πr²। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, डी आर बाई डी टी तो हमको निकालना था, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। बस अब क्या करना है, एट आर इज इक्वल टू 15, मतलब आर की वैल्यू रख दीजिए 15। तो डी आर बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू जब 15 रखेंगे तो ये हो गया 900, 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 15, और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। 225 हमारे 900 को काट देगा 4 टाइम से, और ये ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 को काट देगा। इसका मतलब डी आर बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 15 क्या बचेगा, 225 900 को काटा 4 टाइम्स में, 4 ऊपर वाला नीचे वाले 4 को काटा, तो नीचे वाला पाई बचा, इसका मतलब बचा 1/पाई, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो ये होते हैं अप्रोच, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में हमेशा क्वेश्चंस को आप लोग इस तरीके से डिकोड कर लीजिए, समय के साथ रेडियस बढ़ा, रेडियस के साथ बढ़ा वॉल्यूम, ठीक है। अगर गैप आ गया तो इनडायरेक्ट। अगर आप dv/dt लिख रहे हैं तो देखिए v और t डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में आर आ रहा, इसका मतलब dv/dt जब आप लिखने जाएंगे तो आपको चेन रूल लगाना होगा, ठीक है। पहले ऊपर वाले को पकड़िए तो dv को, ऊपर वाले को पकड़िए तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, तो लिख लिए dv/dr। अब नीचे वाले को पकड़िए, नीचे वाले को ऊपर लिखिए, और r किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए t पे, तो dr/dt। और सॉल्व करके देख लीजिए क्या LHS बराबर RHS आ रहा है, r कट गया तो dv/dt RHS में और dv/dt LHS में। फिर क्वेश्चन को डिकोड करिए, वैल्यू उठाइए और रखिए और आपकी सीखिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ और इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ताकि ये एक्सरसाइज आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाए।